हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर सब क्लियर होगा। दोस्तों, हमने अपने दो महत्वपूर्ण लेक्चरों में पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमने पाचन तंत्र को बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा की। और कहीं ना कहीं हमने पाचन तंत्र के एक एक बिंदु को इस प्रकार समझा है कि उससे जितने भी विगत एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उसको हमने कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। आज का जो हमारा सेशन है वो डाइजेशन सिस्टम से लेकर जो संबंधित बीमारियां हैं उसको लेकर है। और कहीं ना कहीं आज हम पाचन तंत्र से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एक दो सेशन में कंप्लीट पाचन तंत्र को पढ़ा होगा, समझा होगा। और आज आप मेरे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप क्लास में कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं और आपकी मानसिक चेतनाओं में कितना आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। लगातार मेरे पास एक से दो मैसेज स्टूडेंटों के आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं स्टूडेंटों का ये मानना है कि सर पीपीटी किस प्रकार रहेगी, पीपीटी कहाँ मिलेगी और पीपीटी हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूं कि पीपीटी का कोई इशू नहीं है। अभी प्रॉपर हमारा जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में हमने उपलब्ध कराया है। जस्ट ही आपको एक दो दिन के अंदर कंप्लीट जो पाचन तंत्र है वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और शायद बिल्कुल में भी नहीं जाना है कि कंटेंट हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में रहेगा। कंटेंट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही बाइलिंगुअल मिल जाएगा, जिससे कि चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप कंटेंट पर फोकस करने से पहले आप क्लास पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपको क्लासेस की चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो गई ना, तो जो पीपीटी में लिखा है केवल आप उसको एक बार रीड करेंगे। क्योंकि अगर आपके चीज़ें प्रॉपर क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और प्रॉपर चीज़ें क्या चल रही हैं क्लासेस में, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो हमारी क्लास थी डाइजेशन सिस्टम को लेकर, उस पर हमने पाचन तंत्र पर विस्तृत चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार जो भोजन है मुख से प्रारंभ होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। मैं आपके एक दो कमेंट देख पा रहा था, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा कि सर लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात लार ग्रंथियां कुल कितनी होती हैं? 6 होती हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। लार ग्रंथियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। देखिए दोस्तों, आपको जो कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे उसमें कंप्लीट पहले पाचन तंत्र रहेगा। इसके साथ साथ भोजन के पाचन की प्रमुख अवस्थाएं कि किस प्रकार डाइजेशन सिस्टम की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, अंतःग्रहण क्या होता है, निष्कर्षण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। कुल मिलाकर पाचन तंत्र की 5 अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में आपसे चर्चा मैं कर चुका था। फिर भोजन मुख में किस प्रकार जाता है, मुख से भोजन ग्रास नली में किस प्रकार जाता है, ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है, वहां पर अग्नाशय का पूर्ण पाचक रस मिलता है। साथ ही फिर बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। ये हम चीजें कर लिए थे। इसके साथ साथ जो हम भोजन करते हैं, जैसे कि हम स्टार्च ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम वसा ले रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन काल में क्या योगदान है, ये किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रही एक बात इंपॉर्टेंट कि आपके सिलेबस में पाचन तंत्र लिखा है, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पाचन तंत्र की संबंधित बीमारियां भी पढ़ लें, कि जो पाचन से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं ना दोस्तों, आप उनको भी पढ़ लें। क्योंकि हो सकता है कि इससे आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वन डे एग्जाम भी आपके सामने रखे हुए हैं, वहां पर भी ये काम आएगा डाइजेशन सिस्टम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल पीएससी भर में काम आएगा ना, तो वहां भी ये प्रॉपर क्या है, काम आने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको ये बढ़ा दिया था कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मुख में विभिन्न प्रकार की लार होती है। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। 95% जल होता है, 5% इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, एंजाइम पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम है, आपका माल्टेज है, टाइलिन है और लाइसोजाइम है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये माल्टेज जो एंजाइम है बहुत सारी किताबों में इसका जो आंसर केवल मिलेगा अमाशय मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमाशय मिलेगा। सॉरी, अमाशय नहीं, यहाँ आपको मिलेगा माल्टेज जो एंजाइम है। चलिए, बहुत सारी जो किताबें हैं आपको उसमें जो माल्टेज एंजाइम मिलेगा वो छोटी आंत में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा?
छोटी आंत में मिलेगा। और बिल्कुल सही है, आंसर इसका छोटी आंत ही होना चाहिए। पर बहुत सारी किताबों में जो इसका आंसर दिया है वो आपको मुख में भी दिया है, तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया था कि आप इसको केवल अपवाद स्वरूप यहाँ पर याद रखेंगे। किस पर? अपवाद स्वरूप। ठीक है, तो इसमें टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर हमने यहाँ पे चर्चा कर ली थी अमाशय के बारे में कि यहाँ पर 95% क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, 5% एंजाइम पाया जाता है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो पेप्सिन है जो आपके किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। आपको मैंने कोड पर बताया था कि जहां पर सिल लगा हो वो सब चीजें प्रोटीन का पाचन करती हैं। रेनिन की बात करते हैं तो रेनिन जो है दूध में घुली प्रोटीन का पाचन करता है। हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। फिर हमने दोस्तों पढ़ लिया था कि आपके पित्त के बारे में। पित्त रस कहाँ निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ पर निर्माण होता है? लीवर में इसका निर्माण होता है। स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होता है आपके पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय की थैली में। और मैंने आपको जानकारी लिए बताया था कि इसी की पित्ताशय की थैली में ही आपको क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। दोस्तों इसमें रंग वर्णक, अभी हम चर्चा करेंगे रंग वर्णक के बारे में कि इंपॉर्टेंट क्यों है, रंग वर्णक क्या है आखिर। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में आपके एंजाइम हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि हार्मोन्स हम बाद वाले लेक्चर में करेंगे। 3 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। ट्रिप्सिन मतलब जहां सिन लगा है, मतलब प्रोटीन का पाचन कर रहा है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन कर रहा है। लाइपेज की बात कर लेते हैं, वसाओं का पाचन कर रहा है। चर्चा कर चुके थे। फिर हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, आपको ये सब चीजें दिखा दी थी यहाँ तक। ये हमने अपनी पुरानी क्लासेस में कर लिया था। आपको भोजन में पाचन की अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, भोजन को मुख में रखना। फिर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा। इसके पश्चात अवशोषण होता है। तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत के से प्रारंभ हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी आपकी माइक्रोविलाई पाई जाती है, विली पाई जाती है। मैंने बताया था कि भोजन का जो पूरी तरह से अवशोषण होता है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? अवशोषण छोटी आंत से होता है। स्वांगीकरण की बात करते हैं, जो आपने भोजन किया है उसका उपयोग अब शरीर करेगा। क्योंकि हम भोजन क्यों कर रहे हैं? हमें एनर्जी चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए, चाहे प्रोटीन हो चाहे वसा हो। तो इसका क्या हो रहा है? भोजन के द्वारा इसका स्वांगीकरण किया जा रहा है भोजन का। मलत्याग क्या है? जो भी भोजन अनपचा भोजन है, जो हमारे शरीर में वेस्टेड मटेरियल है, उसको हम एनस वाले भाग से बाहर निकाल देते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार आपको रफली चीजें दिखा रहा हूँ। फिर ये चित्र बना हुआ है, कैसे मुख गुहा यहाँ पर है, लार ग्रंथियां हैं, ईसोफेगस ग्रसनी है, अमाशय है, स्टमक, ये लीवर है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, पेनक्रियाज है। फिर ये जो छोटी आंत है उसके भाग लिखे हैं, बड़ी आंत के भाग लिखे हैं। इंग्लिश में हम चर्चा कर चुके थे, हिंदी मीडियम के लिए प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। जैसे डिडोनियम हो गया, जेलियम हो गया, इलियम हो गया। ये छोटी आंत के हमने भाग बताए थे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके साथ तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी जो आंत है उसके भी भाग बताए थे आपको, जैसे सीकम है, कोलम है और मलाशय है। इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। केवल आपको इसको एक बार रीड करना है। अगर आपने समझा है ना 2 लेक्चरों में, तो केवल आपको रीड करना है। देखिए सब लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। ईसोफेगस को बारे में बताया था कि ये ग्रास नली जो है आपके पाचन में सहयोगी नहीं होती, क्योंकि ये भोजन को मुख से, जो ग्रास नली है ईसोफेगस से केवल एक माध्यम का काम करती है। आपको पुराने लेक्चर में सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, अभी देखिए क्वेश्चन करवाएंगे, अभी पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। फिर ये अमाशय के बारे में बताया था कि अमाशय देख लीजिए किस प्रकार का अमाशय होता है। ठीक है, यहीं पर बताए थे कि अमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन जो है किसका पाचन करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसको? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। वहीं दोस्तों हमने रेनिन के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना, कि जो रेनिन क्या है? दूध में घुलनशील जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? कैसीन जो प्रोटीन है, इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। मैंने आपको पुराने लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जो रेनिन होता है छोटे बच्चों में पाया जाता है। 6 से 7 साल तक के बच्चों में रेनिन एंजाइम देखने को मिलता है। याद रखिएगा एक चीज और लिखी यहाँ पर, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम भी रेनिन एंजाइम है। अगर आपको एग्जांपल दिया था कि अगर छोटा बच्चा उल्टी करता है, वॉमिटिंग करता है, तो जो उसके थक्के रहते हैं आप देखना दही जैसे रहते हैं। क्यों ऐसे हो जाते हैं? रेनिन एंजाइम के कारण। फिर यहीं पर लिखा हुआ है कि दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। फिर दोस्तों हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया था। छोटी आंत के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था कि अमाशय में जो भोजन पहुंचता है उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काइम कहते हैं। और अगर आपको याद होगा कि जब मुख में भोजन पहुंचता है तो उसको बोलस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? बोलस कहते हैं। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, यही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वही एग्जाम में निकल कर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस का केवल एकमात्र काम है, ये भोजन को क्या बनाता है दोस्तों? क्षारी बनाता है। क्षारी क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है क्योंकि अभी ये आपका जो स्टमक है,
अमाशय, इस अमाशय ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालकर भोजन को अम्लीय बना दिया था। अगर आपको याद होगा कोलेसिस्टोकाइनिन हमने पढ़ाया था आपको, है ना, कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन से निकलता है। चलिए, फिर हमने अग्नाशय के बारे में बताया था कि अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है। पहला जो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों लाइपेज एंजाइम के बारे में, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारा फैट है, वसाएं हैं, इसको ग्लिसरीन अर्थात फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, केवल मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आप लोग पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे थे 3 दिनों से कि सर पीडीएफ दे दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, छोटी आंत के हमने 3 भाग आपको बताए थे। छोटी आंत का अगला भाग, मुख्य भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। इसके हमने 3 भाग आपको बताए थे। अगर आपको याद होगा छोटी आंत के कितने भाग बताए थे, 3 भाग। पहला भाग है डिडोनियम, दूसरे भाग का नाम है जिजेलियम और तीसरे भाग का नाम है इलियम। ये 3 भाग यहाँ पर छोटी आंत के होते हैं। ये लिखा हुआ है, डिडोनियम लिखा हुआ है, जिजेनियम लिखा हुआ है और तीसरा भाग लिखा हुआ है दोस्तों इलियम। अर्थात छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक बात और याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे ना कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कभी आपसे पूछे कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं कि आपको लगता होगा कि छोटी आंत छोटी होगी, बड़ी आंत बड़ी होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। छोटी आंत हालांकि बड़ी है, बड़ी आंत छोटी है। पता नहीं, ऐसा अधिकांश आप लोगों ने अपवाद देखा होगा कि जब बहुत सारी चीज़ों में हमें ऐसा अपवाद देखने को मिलता है कि छोटी को बड़ी कर देते हैं, हम बड़ी को छोटी कर देते हैं। तो छोटी आंत एक्चुअल में बड़ी है और बड़ी आंत एक्चुअल में छोटी है। फिर दोस्तों हमने बताया था कि छोटी आंत, हाँ ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है जिसको बोलते हैं सीकम, दूसरा जो भाग है उसे बोलते हैं कोलन और तीसरा भाग है जिसे बोलते हैं मलाशय अर्थात रेक्टम। और रेक्टम वाले भाग में ही होता है एनस, जहां पर होता है बवासीर। बवासीर के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे आपसे, जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं छोटी आंत में कि छोटी आंत में कौन कौन से आपको एंजाइम देखने को मिलेगा, तो पहले एंजाइम का नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है दोस्तों, इरेप्सिन। इरेप्सिन की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो इरेप्सिन क्या है, जैसे सन लगा है, तो मैंने पहले बताया कि ये प्रोटीन को किस में छोड़ देगा, प्रोटीन टूटता है हमेशा एमिनो एसिड में, ठीक है। जिसमें सिन लगा है वो सब चीजों किसका पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन। वही दोस्तों अगर हम माल्टेज की बात कर लेते हैं तो ये माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें, ग्लूकोज में। देखिए ये वही माल्टेज है जो मैंने आपको मुख में पढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारी एमपी की जो किताबें हैं उसमें माल्टेज जो है आपको प्रॉपर तरीके से मुख में लिखा हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों छोटी आंत, अर्थात ये छोटी आंत में पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। बड़ी आंत कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकालती। बड़ी आंत केवल क्या करती है, आपका जल का अवशोषण करती है, ठीक है। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं लैक्टेज, तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज अर्थात गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इन्वर्टेज की बात कर लेते हैं, ये स्टार्च का पाचन करता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सुक्रोज, तो यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज की बात कर लेते हैं, ये इम्लीकृत वसाओं को ग्लिसरील तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। फिर चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं अवशोषण, हाँ देखिए दोस्तों, आज हमें यहां से पढ़ना है, ठीक है, कि जो हमने भोजन किया है इस भोजन का प्रॉपर तरीके से उपयोग क्या है। अभी तक जो हम दिखा रहे थे आपको वो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको बिल्कुल यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको 2-3 लेक्चरों में मैंने प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझा दी हैं, क्लियर कर दी हैं। अब हमें आज ये पढ़ना है कि जो भी चीज़ों का हम पाचन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे हम स्टार्च ले रहे हैं, जैसे हम प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे हम वसा ले रहे हैं, इसका हमारे जीवन में अर्थात हमारे शरीर में किस प्रकार उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं ऊर्जा, ऐसा तो नहीं कि हर चीज हम ऊर्जा के लिए कर रहे हो। हम अगर ग्लूकोज ले रहे हैं मतलब स्टार्च ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। वहम बिल्कुल मत रखिएगा कि हम प्रोटीन ले रहे हैं हमें प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। अर्थात प्रोटीन क्या करता है, ऊतकों का निर्माण कर रहा है। अर्थात ये ऊतक क्या है, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि सर ये कोशिका क्या है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हम मानव शरीर की संरचना जब आपको पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे।
टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी समझिए। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का अगर हमें उत्पादन करना है तो हमें ऐसी चीजों का सेवन करना पड़ेगा जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिले। तो याद रखिएगा, हम जो भी चीजें ले रहे हैं जिसमें स्टार्च है, क्या है दोस्तों, स्टार्च है, तो स्टार्च के विखंडन से निर्मित हमें ग्लूकोज, सपोज दैट आपने ऐसी कोई चीज खाई जिससे आपको स्टार्च मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, तो जो भी हमारी बॉडी में दोस्तों स्टार्च जाएगा, ये स्टार्च हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी में जैसे हमने मुख में रखा, तो याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के एंजाइम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इस स्टार्च को किस में तोड़ दिया जाएगा, इस स्टार्च को दोस्तों ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा, किस में तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा। और जब इसको ग्लूकोज में दोस्तों तोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, देखिए स्टार्च है, इस स्टार्च को हमने एंजाइमों की मदद से ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब याद रखिए, ये ग्लूकोज जो है जैसे ही हमारी छोटी आंत में पहुंचेगा, तो हमारी छोटी आंत में अगर आपको याद होगा विलाई पाई जाती है, क्या पाई जाती है, विलाई, अर्थात जिन्हें माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। ये विलाई क्या करती हैं, ये विलाई इस ग्लूकोज को उठाकर किस में डाल देंगी, ब्लड में डाल देंगी, किस में डाल देंगी, ब्लड में डाल देंगी। और ये ब्लड क्या होगा, ये ब्लड फिर जाएगा कहाँ, ये ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, अब जो ग्लूकोज था ब्लड में मिल गया, अब ये ब्लड क्या होगा, ब्लड का शरीर में पूरे परिवहन होगा, होगा ना। ये ब्लड जो है कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, किसके पास, कोशिकाओं के पास, ठीक है। अब जब ये कोशिकाओं के पास पहुंचेगा ना, तो कोशिका में दोस्तों पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है, इस कोशिका में दोस्तों पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इस ब्लड से, ये जो कोशिका है इस कोशिका का हिस्सा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस ब्लड से इस ग्लूकोज को ले लेगा, किसको ले लेगा, इस ग्लूकोज को ले लेगा, और इस ग्लूकोज को एटीपी के रूप में चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, एटीपी के रूप में चेंज कर देगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से समझिएगा, आपने भोजन में स्टार्च लिया, इस स्टार्च को तोड़ने का काम किया एंजाइम ने, इस एंजाइम ने जब स्टार्च को तोड़ दिया तो क्या हुआ, ये एंजाइमों ने स्टार्च को तोड़ा किसमें, अंतिम रूप ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज के रूप में टूटा, ये ग्लूकोज जो है हमारी छोटी आंत में माइक्रोविलाई पाई जाती है, माइक्रोविलाई ने छोटी आंत से इस ग्लूकोज को अवशोषित किया, ठीक, छोटी छोटी पाई जाती है, अगर आपको पहली क्लास याद होगी। अवशोषित करने के पश्चात इसको डाल दिया किसमें, ब्लड में डाल दिया, अर्थात रक्त में डाल दिया। जैसे इसको रक्त में डाला, तो रक्त में, हमारे शरीर में पूरा रक्त फ्लो हो रहा है धमनी सिराओं के माध्यम से, अगर आपको पता होगा। जब ये ब्लड में ग्लूकोज फ्लो हो रहा है, तो हमारी कोशिकाओं ने क्या कर लिया, हमारी कोशिकाओं ने इसको यहां से एडॉप्ट कर लिया। जैसे ही हमारी कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से ने देखा कि इस ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को अपने पास उठा के रख लिया। जैसे ही उसको अपने पास उठा कर रख लिया, इस ग्लूकोज को माइट्रोकॉन्ड्रिया ने अपने स्तर पे तोड़ना चालू कर दिया, और तोड़ का क्या बना दिया, एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर लिया, किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर करके अपने पास रख लिया। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है कि कोशिका ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया के पश्चात कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ रही है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, क्लियर है। हमने क्या चर्चा की, हमने पहली चर्चा की कि जो आप भोजन में स्टार्च ले रहे हैं, इस स्टार्च का क्या हुआ, इस स्टार्च का पाचन कहाँ हुआ, इस स्टार्च को तोड़ने का काम किया एंजाइमों ने, एंजाइम ने स्टार्च को फाइनली ग्लूकोज में तोड़ा, ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा, कोशिकाओं में स्थित माइट्रोकॉन्ड्रिया, इस माइट्रोकॉन्ड्रिया ने ब्लड से ग्लूकोज को ले लिया और अपने यहाँ अपने स्तर में क्या कर दिया, विखंडन कर दिया, ग्लूकोज को छोटे छोटे सेक्टरों में तोड़ दिया, एटी के रूप में चेंज कर दिया। तो आप लोग पढ़ते हैं कोशिका वाले लेक्चर में कि कोशिका में स्थित माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अब हमें स्टार्च से क्या मिल रहा है, अब आपको एक बात और क्लियर हो गई है कि स्टार्च से आपको क्या मिल रहा है, स्टार्च से आपको ग्लूकोज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, स्टार्च किसके लिए है, हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, किसको, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। क्लियर सभी को, पूछिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, मैं आप लोग आज कमेंट देख पा रहा हूं, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, बात रखिएगा,
हमें ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है, अगर हमें ऊर्जा चाहिए, तो हमें ऊर्जा कौन देगा? स्टार्च देगा हमें ऊर्जा, क्योंकि स्टार्च जो है फाइनल ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करेगा। क्लियर? अब देखिए, याद रखिएगा, वृद्धि और विकास के लिए हमने स्टार्च का पाचन किया। हमने भोजन में जब स्टार्च खाया, हमने रोटी खाई, तो हमें वहां पर स्टार्च मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। जब हमें कुछ सब चीजें मिल रही हैं, तो स्टार्च हमारी बॉडी में गया, फाइनली ग्लूकोज में टूटा, और ग्लूकोज ने हमारे शरीर को क्या करी? एनर्जी दी। इसलिए हम खाना खाने के बाद, जब खाना खाते हैं उसके बाद हमें एनर्जेटिक हो जाते हैं ना। पर हर चीज हम एनर्जी के लिए तो नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजें अपने शरीर के विकास को भी चाहिए, कि विकास हो हमारा शरीर हेल्दी बने, हमारी शरीर में मसल्स निकले। तो देखिए, आप कई बार देखते होंगे कि आपने अमूमन सुना होगा कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो सबसे पहले उनको प्रोटीन की डाइट दी जाती है। ये पहला वर्ड है, प्रोटीन की डाइट। आप लोगों ने आम भाषा में इसको जरूर सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो उसको प्रोटीन की डाइट चाहिए। एक उसका पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया जाता है। अगर वो प्रोटीन नहीं ले पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको जो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, कैप्सूल आते हैं, दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, उसको लेकर उसको बॉडी बनाना पड़ता है। मतलब प्रोटीन, इस बात का कहीं ना कहीं सेंस आपके दिमाग में पहले से ही था, बचपन से आपने सुन रखा है कि प्रोटीन हमारे शरीर का कहीं ना कहीं विकास करता है, मसल्स बनाने में। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? क्या करता है? मसल्स बनाने में काम करता है। तो जब आपको पता है कि प्रोटीन का विकास मसल्स के लिए, तो इसलिए आप सबसे पहले सोयाबीन खाते हो जैसे जिम ज्वाइन करते हो, चना खाते हो, क्योंकि आपको क्या मिल सके? प्रोटीन मिल सके। तो अब एक बात समझिएगा कि जो भी आप चीजें ले रहे हैं, जो भी भोजन में आपका प्रोटीन है, जो भी आप भोजन ले रहे हैं, इस भोजन में जो भी प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन हमें क्या प्रदान नहीं करेगा? तो पहली बात हमको ये क्लियर हो गई कि सर, ये जो हमें प्रोटीन है, हमें एक चीज प्रदान नहीं करने वाला। वो क्या? वो ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। पहली बात, क्या नहीं करेगा? ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है? जब ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, अर्थात एनर्जी प्रदान नहीं करेगा, तो सर फिर हम प्रोटीन को ले क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतक की मरम्मत करता है। अब मैं ऊतक की बात क्लियर करूं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये मानव शरीर की वृद्धि करता है। ये मानव शरीर की वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। देखो, ये लाइन समझना, हमें एनर्जी प्रदान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हमें एनर्जी 1% की भी नहीं मिल रही प्रोटीन का उपयोग करने से। हमारे मानव शरीर की वृद्धि करता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर, मानव शरीर की वृद्धि कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। और कैसे करेगा? हमारा जो दोस्तों शरीर बना है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक रफली आइडिया दे देता हूँ। हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हमारा हाथ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी जो आंख है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। पर एक बात समझिएगा कि जब हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ जब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, दोनों हाथ, तो दोनों हाथों के निर्माण में जो कोशिकाएं हैं वो सेम है। पैर वाली कोशिकाएं भी कोशिकाएं हैं, पर पैर की कोशिकाएं अलग हैं। हमारे पेट की जो कोशिकाएं हैं वो भी कोशिकाएं हैं, पर वो भी अलग हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर तो बना है, पर हर कोशिका का फॉर्मेशन अर्थात स्ट्रक्चर अलग अलग है। बात समझ रहे हो? जैसे हाथ की जो कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी, पैर की कोशिकाएं अलग होंगी, गर्दन की कोशिकाएं अलग होंगी, हमारे फेस की कोशिकाएं अलग होंगी, पर हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिकाओं है। और दोस्तों, सपोज दैट, मान लीजिए मेरा ये जो शरीर हाथ है, ये एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। तो जब एक प्रकार की कोशिकाओं के हम समूह को मिला लेते हैं, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, आपके बहुत सारे मित्र होंगे। आपने अपने जीवन काल में, अगर मैं बात करूं, आपके 50-60 मित्र होंगे, पर आपने मित्रता की जो मित्र है आपके, उनकी भी परिभाषाएं बांट रखी होंगी। कुछ मित्र होंगे जिनके साथ आप केवल पढ़ाई की बात करते होंगे, कुछ आपके ऐसे मित्र होंगे जिनके साथ आप घूमने की बात करते होंगे। मित्र तो सभी है ना, पर मित्र का एक फॉर्मेशन है। किसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, किसी के साथ आप बैठ के ठहाके लगा रहे हैं, किसी के साथ आप मूवी देख रहे हैं। मित्र तो आखिर आखिर सभी हैं आपके, पर हर का एक फॉर्मेशन है। उसी प्रकार कोशिकाएं से पूरा शरीर निर्मित है, पर हर एक कोशिका का अपना एक फॉर्मेशन है। और जब हम, मान लीजिए जो आपके मित्र पढ़ने वाले हैं, उन सभी पढ़ने वाले मित्रों को, अर्थात एक एक मित्रों को जोड़कर अगर बात करें, तो हर एक मित्र कोशिका है। और अगर मैं उस सभी मित्रों को मिलाकर एक कर दूं, तो वो सभी मित्र मिलकर ऊतक बन जाएंगे। मतलब पढ़ने वाले जो मित्र हैं उनको मिला दूं तो वो एक ऊतक है, जो मूवी देखने वाले मित्र हैं वो एक ऊतक है, आपके साथ घूमने वाले मित्र जो हैं वो भी आपके एक ऊतक हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी केवल एक जीवन के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब उससे केवल हाथ ही बन सकता है, उससे केवल पैर ही बन सकता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन क्या करते हैं? ये मानव शरीर की वृद्धि करते हैं। तो कल आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि मानव शरीर की वृद्धि करते हैं, ये आपसे पूछेगा कि ऊतक निर्माण में कौन सहायक है। ऊतक निर्माण में
कौन सहायक है? तो ऊतक निर्माण में आपके प्रोटीन सहायक है। और प्रोटीन ऊतक किससे बना है? ऊतक मिलकर बना है कोशिकाओं से। और कोशिका किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है मानव, अर्थात मानव शरीर की संरचना मिलकर बनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि बताइए प्रोटीन किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहा है। क्लियर ना ये बात? प्रोटीन किसका निर्माण कर रहा है? ऊतकों का निर्माण कर रहा है। और ऊतक किससे मिलकर बना है? ऊतक जो मिलकर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं किससे ही हमारा पूरा शरीर निर्मित है, हम निर्मित है। तो प्रोटीन किसके लिए है? केवल मानव शरीर की वृद्धि करता है, अर्थात विकास करता है। दोस्तों बात समझिएगा, ऊर्जा नहीं देता है प्रोटीन। एग्जाम में गलत मत करना, बार बार इसलिए समझा रहा हूं। अब देखिए एक बात और, जो ये प्रोटीन है ना, जब ये प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन कभी ग्लूकोज में नहीं टूटता। प्रोटीन की हमेशा से एक परिभाषा है कि प्रोटीन हमेशा एमिनो अम्ल में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। इस बात को हमेशा मेंशन करिएगा अपनी कॉपी में, अगर आप लिख रहे हो कि स्टार्च हमेशा ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन हमेशा एमिनो अम्ल में टूटेगा। ऊतक का तात्पर्य होता है दोस्तों टिश्यू, कोशिका का तात्पर्य होता है सेल, मानव शरीर का तात्पर्य होता है ह्यूमन बॉडी। अच्छा आप लोग को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, हिंदी में ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपर? प्रियंका जी कह रही है सर माइक्रोविलाई में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? प्रियंका जी पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए ना, हम जब मानव शरीर लेकर आएंगे ना विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे कि विटामिन के का किस प्रकार निर्माण होता है और किस प्रकार यकृत में आपके जो रक्त का थक्का बनता है, यकृत में हिपेरिन पाया जाता है, किस प्रकार वो रक्त के थक्का का निर्माण करता है, वो चर्चा करेंगे। आप लोगों की क्या समस्या है ना, समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की ना, जब मैं पहाड़ पढ़ाऊंगा तो आप हमेशा ऊंट की चर्चा करेंगे, जब मैं ऊंट पढ़ाऊंगा तो आप पर्वत की चर्चा करेंगे, जब मैं पर्वत पढ़ाऊंगा तब आप मैदान की चर्चा करेंगे। मतलब जो मैं जब पढ़ा रहा हूं तब आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ आपको, मानव शरीर में पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? विटामिन के। जिस दिन मैं विटामिन पढ़ाऊंगा ना उस दिन आप मेरे से क्या पूछोगे? कोशिका पूछोगे। और जिस दिन मैं कोशिका पढ़ाऊंगा ना उस दिन आप मेरे से वसा पूछोगे। इसलिए तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। बस सिलेक्शन ना होने का सबसे मेन फंडा यही है कि हमें यही नहीं पता कि कब कहाँ पढ़ना है, और अगर हमें यही पता चल जाए तो हमारा एग्जाम निकल जाए, है ना? आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो प्रोटीन के विखंडन से निर्मित अमीनो अम्ल रक्त के साथ मिलकर ऊतकों में पहुंचकर उसकी मरम्मत करते हैं। क्लियर ना? मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोटीन क्या कर रहे हैं? ऊतकों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऊतक मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए अब देखिए वसा। दोस्तों इवन में अगर बात करूं, जब हम खाने बैठते हैं तो हम बहुत सारी वैरायटियों के भोजन करते हैं, है ना? हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, हम वसा भी ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं। हम कई बार अपने भोजन में इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लगातार अगर घर वर जाएं तो एकदम बिल्कुल घी है, दही है, मक्खन है, छाछ है, सब ले रहे हैं। उसका एक रीजन क्या है समझिए, कि अगर आप अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा वसा ले रहे हैं, वसा, तो ये वसा क्या करती है? देखिए अगला टॉपिक हमारा यही है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हमें सब यही पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर है, पर अभी कहीं ना कहीं पाचन से जुड़ा, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूँ। देखिए जो ये वसा है ना दोस्तों, ये वसा जो हम ले रहे हैं, जो हम ऐसी चीजों में ले रहे हैं जो फैटी है, जैसे वर्तमान में आप जितने भी जंक फूड खा रहे हैं उन सब जंक फूड में प्रोटीन नहीं है दोस्तों, उन सभी जंक फूडों में आपके वसा है। जैसे आप मंचूरियन ले रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, आप मोमोज खा रहे हैं, सब में वसा आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और जितनी भी मांसाहारी चीजें हैं उनमें अच्छा खासा वसा देखने को मिलेगा। जो आप वसा ले रहे हैं दोस्तों, ये वसा क्या करता है? जब ये वसा टूटेगा मानव शरीर में तो ये टूटता है आपके वसी अम्ल में। किस में टूटता है? वसी अम्ल और गिलसिरॉल में टूटता है। किसमें? गिलसिरॉल। किसमें टूटता है? गिलसिरॉल में टूटता है। ठीक है, किसमें टूटता है? गिलसिरॉल में टूटता है। ठीक, एक बात को याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि जो आपका वसा है ये वसा टूटेगा आपके वसी अम्ल में। जिस प्रकार प्रोटीन आपके टूटा था किसमें? अगर आपको याद होगा कि प्रोटीन की अभी हमने चर्चा की है कि प्रोटीन अभी आपका टूटा था अमीनो अम्ल में। और अगर आपको याद होगा भी, एक चीज और याद रखिए, ये स्टार्च आपका टूटा था ग्लूकोज में। स्टार्च टूटा था ग्लूकोज में। जिस प्रकार स्टार्च ग्लूकोज में टूटा है उसी प्रकार आपका जो ये प्रोटीन है अमीनो अम्ल में टूटा है, और उसी प्रकार आपका जो ये वसा है, वसा आपके वसी अम्ल प्लस गिलसिरॉल में टूटा है। तीनों चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए जो ये वसा है ना, ये वसी अम्ल अर्थात गिलसिरॉल में टूट जाएगा। और टूटने के पश्चात क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है, क्योंकि हमारी छोटी कोशिकाओं में इसका पूरी तरह से अवशोषण होगा। छोटी कोशिकाएं, छोटी आंत में जो आपके माइक्रोविलाई पाई जाती है वो क्या करेंगी? जिस प्रकार वो ग्लूकोज का अवशोषण कर रही हैं, जिस प्रकार ये प्रोटीन का अवशोषण कर रही है, उसी प्रकार वसा का भी अवशोषण करेंगी ना, कि नहीं करेंगी? करेंगी। जब ये वसा का अवशोषण करती हैं रक्त में
रक्त में, तो रक्त में अवशोषण होगा इसका, और रक्त क्या करेगा, ये ऊतकों के पास, किसके पास, ऊतक मतलब टिश्यू, किसके पास, टिश्यू, टिश्यू के पास जाकर पहुंचाने की कोशिश करेगा, किसके पास, टिश्यू के पास पहुंचाने की कोशिश करेगा, और टिश्यू इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब देखिए मेरी बात को समझना, वसा जो है, वसा किस में टूटेगा, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा, और ये जो वसा है, ये वसा जब टूट जाएगा तो इसका छोटी आंत क्या करेगा, इसका अवशोषण करने के पश्चात इसको रक्त में डाल देगी, ये रक्त क्या करेगा, पूरे शरीर में फ्लो होगा, और जो हमारी टिश्यू है, इस टिश्यू इस वसा को अपनी तरफ अवशोषित करके जमा करती रहेंगी। कहाँ जमा होंगी, देखो सबसे पहले अगर आप भोजन कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी चर्बी बढ़ेगी, चर्बी कहाँ की बढ़ती है, पेट की, मतलब जो पेट के टिश्यू है, जो पेट की ऊतक है, ये चर्बी को क्या है, इकट्ठा करते रहेंगे, ये इकट्ठा क्या कर रहे हैं, ये इकट्ठा कर रहे हैं वसा, और जिसे आप आम भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सुने हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया, मोटापा का तात्पर्य क्या है, ये बढ़ रहा है भैया, आपका वसा बढ़ रहा है। एक बात और समझिएगा इस बात को, कि आप लोग ठंडी के समय हमेशा बॉडी में ग्लिसरीन लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं ना ठंडी में, गुलाब जल मिला के ग्लिसरीन, क्यों लगाते हैं ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन जो वर्ड है ग्लिसरॉल से निकल कर आया है, ये त्वचा को चमकदार बनाता है, और त्वचा चमकदार उसकी होगी जो व्यक्ति मोटा होगा, अर्थात मोटे के लिए आपको वसा चाहिए। अगर आप मोटे हैं, अगर आप अच्छी मात्रा में वसा खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी, मैंने कल भी पढ़ाया था कि बॉडी आपकी चमकदार रहेगी वसा को लेने से, क्योंकि ये वसा क्या करता है आपको, ये त्वचा को चमकदार बनाता है, क्या बनाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके साथ साथ क्या करता है, ये मानव शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, मानव शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। भैया मेंस भी लिखना है, 3 नंबर में आएगा, वसा का कार्य लिखिए 3 नंबर में, तो यही सब लिखना है कि त्वचा को चमकदार बना रहा है, मानव अंगों की सुरक्षा कर रहा है। कैसे सुरक्षा कर रहा है, कोई मोटा व्यक्ति है, अगर ये मोटा व्यक्ति गिर जाएगा तो कम चोट लगेगी, और पतला व्यक्ति गिर जाएगा तो जल्दी चोट लगेगी। सुरक्षा कैसे प्रदान कर रहा है, पतले व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगती है, मोटे व्यक्ति को कम ठंड लगती है। तीसरा रीजन समझिए, ठंड के समय इस वसा को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वसा आपको ठंड में गर्मी महसूस कराती, गर्म महसूस कराती है। तो इसी बात देखिएगा कि व्यक्ति ठंड में ज्यादा भोजन करता है, और ठंड में जितना ज्यादा भोजन व्यक्ति करता है, इसीलिए उसका डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होता ठंड में, क्योंकि ठंड में हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हम सबसे ज्यादा भोजन करते हैं, क्योंकि जैसा हम भोजन ज्यादा करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। और गर्मी में क्या है, गर्मी में वैसे मौसम बहुत गर्म है, तो अगर आप गर्मी में ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो आप देखिए उल्टी है, अपच है, बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। पर ठंड में आप सबसे ज्यादा भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को वसा ज्यादा चाहिए, वसा चाहिए तो आपकी बॉडी को गर्म रखेगा, और जब बॉडी गर्म रहेगी तो बाहरी वातावरण से आपकी सुरक्षा करेगी, अर्थात आपको ठंड से बचाएगी। कितने लोगों को वसा वाला सेक्टर क्लियर है, बताइए। क्या बात है सोनम जी, श्वेता, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, मैं आप लोग के कमेंट भी देख पा रहा हूँ। कृष्णकांत जी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है बेटा, 4 बजे आओगे, 5 बजे आओगे, जब क्लास जब से चालू हो रही है तब से पढ़ेंगे, तब तो समझ में आएगा। बीच में कहीं से भी आ जाके आप पढ़ने लगे, कहाँ से समझ में आएगा, क्या समझ में नहीं आया, वसा किस में टूट रहा है, वसी प्लस ग्लिसरॉल में टूट रहा है। इस वसा का परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है, रक्त के माध्यम से हो रहा है, और रक्त क्या है, रक्त जब पूरे शरीर में फ्लो होगा तो क्या होगा, जो टिश्यू है इस वसा को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित क्या कर लेगा, तो देखिए अगर फैट बढ़ता है तो यहाँ का बढ़ता है, यहाँ का बढ़ता है, आप लोगों के हाथ का बढ़ता है, उसका रीजन है क्योंकि टिश्यू है वहां पर, क्योंकि पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं, ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, हाँ पढ़ने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्लियर रहता है। जो व्यक्ति देखिए शिद्दत से पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो आपको समझ में ना आए। अगर आपने बाकायदे क्लासेस ली है, प्रॉपर चीजों को समझा है, कॉन्सेंट्रेट यही कर रहे हो कि वसा क्या कर रहा है। अब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आधे देखना, आधे बोलेंगे वसा जो है स्टार्च का पाचन करेगा, वो ग्लूकोज में टूटेगा। मैंने पहले बताया है कि जो वसा है स्टार्च मतलब ग्लूकोज में नहीं टूटता, वसा आपके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। और मैंने इसीलिए बताया आपको याद रखने के लिए कि हमें अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए ग्लिसरॉल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं ना, ठंड का समय है ग्लिसरीन लगा रहे हैं आप लोग गुलाब जल में मिला मिलाकर, ठीक है, जिससे त्वचा हो फटे ना, आपकी चमकदार रहे। समझ में आ गया, चलो क्लियर है बेटा। हाँ बाकी आप इसको पढ़ते रहेगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भोजन जब मुख में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मुख में गया जो भोजन होता है उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। और जब आपका भोजन अमाशय में पहुंचता है तो इस भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काइम कहा जाता है। ठीक है, जब क्या कहा जाता है दोस्तों, काइम कहा जाता है। अब एक बात समझिए,
इंपॉर्टेंट समझना है आपको यहां पर कि जो आपका भोजन, अब देखिए छोटी आंत ने भोजन को पूर्ण रूप से पचा दिया, बड़ी आंत ने क्या कर दिया, बड़ी आंत ने जो ये भोजन आप किए थे इस भोजन से जल का अवशोषण कर लिया। किसका अवशोषण कर लिया दोस्तों? जल का अवशोषण कर लिया। अब जल का अवशोषण करने के पश्चात जो वेस्टेड मटेरियल है, जो आपका बिना पचा हुआ भोजन है, जिसे हम वेस्टेड मटेरियल के नाम से जानते हैं, वो वेस्टेड मटेरियल आपके एनस वाले हिस्से से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये लिखा है कि बिना पचा हुआ काइम, काइम मतलब होता है अमाशय वाला भोजन, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां बड़ी आंत द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। पहले बता दिया हूं कि बड़ी आंत केवल जल का अवशोषण करती है। ठीक है, चलिए। और फिर हमने बताया कि ये कहां से निकल जाता है, रेक्टम के आपके एनस वाले हिस्से से बाहर निकल जाता है। ये लिखा हुआ है सब चीजें, कहां से निकल जाता है, आपके रेक्टम के एनस वाले भाग से बाहर निकल जाता है। अब एक बात समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों वर्तमान में एसएससी जीडी का पेपर हुआ, आप लोगों ने देखा है ना। अब देखो, जब मैं दोस्तों छोटा था तो मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा प्रश्न आता था कि हम चुकंदर खा लें, हम कुछ भी खा लें, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसका रंग हमेशा येलो क्यों रहता है? चिंतन का विषय, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा तो आज सोच लीजिए। उसका रीजन है, हमारा जो मल है जिसे हम बोलते हैं वेस्टेड मटेरियल, ये हमेशा पीले रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का या भूरे रंग का होता है। उसका रीजन ये है कि पीला रंग और भूरा रंग उसको कौन प्रदान करता है, स्टार्कोबिलिन या यूरोबिलिन। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको 3 स्टार लगा लेना कि यूरोबिलिन के कारण जो हमारा मल है वो पीले रंग के कारण हो जाता है। किसके कारण? पीला रंग हो जाता है। किसके कारण? यूरोबिलिन के कारण। तो याद रखिएगा, जो हमारा मल है वो मल जो है पीला और भूरा किसके कारण होता है? आपके यूरोबिलिन के कारण होता है। और एक नाम और याद कर लेना, स्टार्कोबिलिन। क्या है? स्टार्कोबिलिन। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं लीवर के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा, अभी हम पाचन तंत्र की बीमारियां पढ़ेंगे, और अभी मैं आपसे जॉइंटिस के बारे में चर्चा करूंगा। जॉइंटिस में इसका बहुत बड़ा योगदान है यूरोबिलिन का, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो केवल अभी इसके बारे में याद रखिए कि जो मल है ये पीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें यूरोबिलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरोबिलिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा, एक बात समझ में आए ना कि पीला रंग क्यों हो रहा है? क्योंकि पीला रंग इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें यूरोबिलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरोबिलिन पाया जाता है ना, इसीलिए ना पीला हो रहा है, ये लिखा हुआ है। चलिए, इस बात को हमेशा भी याद रखिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है। अब देखो, अब याद रखिएगा कि जो वेस्टेड मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकलता है ये बदबू भी देता है। उसका रीजन क्या है? तो मल में बदबू जो होता है वो इंडोल और सेक्टोल नामक पदार्थ के कारण होता है। किसके कारण होता है? मल में जो बदबू आती है वो इंडोल और सेक्टोल नामक पदार्थ के कारण होता है। अर्थात ये पदार्थ जो है हमारे मल को बदबूदार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बदबूदार। तो मल पीला क्यों होता है? यूरोबिलिन के कारण। और मल बदबू क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है आपके इंडोल और सेक्टोल। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमें बीमारियों के बारे में चर्चा करना है, एक एक करके हमें बीमारियां समझनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन सी बीमारियां हैं, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि हमने अधिकतर लोगों को सुनते हुए देखा है कि पुराना भोजन नहीं करना चाहिए, 4 दिन का बासी भोजन नहीं करना चाहिए, 4 दिन की पुरानी रोटियां नहीं खाना चाहिए। पर कई बार उसको लोग खा लेते हैं और उसको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खाद्य विषाक्तता। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाद्य विषाक्तता के नाम से जानते हैं। आखिर ये क्या है, समझते हैं। देखिए, कई बार आप देखते हैं कि रोटी में कई बार फफूंद लग जाता है, पूड़ियों में फफूंद लग जाता है, सब्जी रखी रहेगी उसमें फफूंद लग जाता है, और अगर उसको आप खा लिए तो फूड पॉइजनिंग होने वाली है। और फूड पॉइजनिंग क्यों होगी उसका थोड़ा रीजन समझिए। क्योंकि उसमें एस्पार्जिलस कवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फंगस, है ना। फंगस हो जाता है ना, छोटी छोटी रोटियों में व्हाइट कलर का देखना फंगस टाइप का लग जाता है। 4-5 दिन रोटियों को आप रख दीजिए बंद करके, तो पूरा जो आपकी बर्तन होगा उसमें पूरा फंगस लग जाएगा, पूरी सब्जियों में फंगस लग जाएगा। क्योंकि उसमें पाया जाता है एस्पार्जिलस कवक। क्या? एस्पार्जिलस जो फंगस है, कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगस, ये फंगस की कारण आपका लीवर प्रभावित हो जाता है। दोस्तों क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित हो जाता है। और जैसे लीवर प्रभावित होता है तो ये अपने अंदर क्या कर लेता है? एक विषैला पदार्थ बना देता है जिसे बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफ्लाटॉक्सिक। बहुत हमारे लिए हानिकारक है। यही एफ्लाटॉक्सिक जो है, विष जो है, हमारे लिए हानिकारक होता है और हमें फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार बनाता है। क्या बनाता है? फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार बनाता है। तो याद रखिएगा कि जो भी हम बासी रोटी वगैरह खा रहे हैं उसमें कौन सा कवक है? एस्पार्जिलस कवक है। ये हमारे किसको प्रभावित कर रहा है दोस्तों? अंग का नाम है लीवर।
किसको प्रभावित कर रहा है? फूड पॉइजनिंग में अंग पूछेगा एग्जाम में कि फूड पॉइजनिंग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है और लीवर में एफ्लाटॉक्सिक नामक पदार्थ जमा हो जाता है। क्लियर? चलिए, वहीं दोस्तों दूसरा है लीवर सिरोसिस। देखिए दोस्तों, जो लोग सबसे ज्यादा वाइन का नशा करते हैं, शराब वगैरह करते हैं, सेवन करते हैं उसका, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीवर में पाई जाती है हिपैटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके सेवन करने से जो लीवर की हिपैटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है? क्षति होती है, जिस कारण से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर सिरोसिस क्या है, तो लीवर सिरोसिस पाचन संबंधी एक बीमारी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे लीवर प्रभावित होता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हिपैटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो हिपैटिक कोशिकाएं आपके लीवर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लीवर सिरोसिस जो है बहुत अत्यधिक शराब पीने वाले, शराब को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। सुना होगा कि आप लोगों ने, आम भाषा में बोलते हैं कि आपने अल्कोहल का सेवन किया हुआ है। ये अल्कोहल से लीवर क्या हो जाता है दोस्तों? क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इससे लीवर में पाई जाने वाली उसकी कोशिकाएं, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों हिपैटिक कोशिकाएं, ये हिपैटिक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस बीमारी को हम लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम आपके लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीने वाले व्यक्ति के शरीर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाती है और यही कॉपर लीवर में लीवर सिरोसिस नामक बीमारी को पैदा कर देता है। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ सकता है कि शराब में सबसे ज्यादा कौन सा आपकी धातु पाई जाती है, तो कॉपर यहाँ पर पाया जाता है। फिर दोस्तों एक बीमारी और है जो कि आपके पाचन से संबंधित, इसको बोलते हैं एल्कोलिज्म। एल्कोलिज्म क्या है कि एल्कोलिज्म में हमारी जो कोशिकाएं हैं, हिपैटिक कोशिकाएं हैं जो लीवर में पाई जाती हैं, इन लीवर में हिपैटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। किसमें जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो जब हमारे शराब के अत्यधिक सेवन से हिपैटिक सेल में क्या जमा हो जाता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एल्कोलिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्कोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, लीवर सिरोसिस अलग है। लीवर सिरोसिस में क्या होता है? लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। किससे? आपके एथिल एल्कोहल से। और लीवर की कौन सी कोशिकाएं? हिपैटिक कोशिकाएं। क्यों क्षतिग्रस्त हो जाता है? क्योंकि बॉडी में कॉपर जाता है, क्योंकि लीवर आपके शराब में सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है। ठीक है, एल्कोलिज्म की दोस्तों बात करते हैं। तो एल्कोलिज्म क्या है? इसमें शराब के अत्यधिक सेवन से जो हिपैटिक कोशिकाएं हैं, इस हिपैटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और जिस कारण से लीवर की कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं और इस बीमारी को हम एल्कोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम एल्कोलिज्म के नाम से जानते हैं। ये सब आपको चीजें एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, और आपके मेंस में क्वेश्चन आए ना कि पाचन संबंधी बीमारियों को 5 नंबर में लिखिए, तो आप इसको हूबहू लिख सकते हैं। ये आपका मेंस का भी मटेरियल तैयार होता जा रहा है। आधे लोग तो पता है इस बहम में रहते हैं, तैयारी करते हैं, मैं देखता हूँ कि प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है। अरे भैया, आओ कभी हवेली में बताते हैं कि प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, पहले पढ़ तो लो। कुछ लोग तो अभी एनालिसिस करने में लगे होंगे कि पीपीटी कितनी बढ़िया बनाए हैं सर जी, पीपीटी में चित्र कितना अच्छा है। वो एनालिसिस ही करते रहते हैं, है ना। उनका काम क्या है? उनको भगवान ने भेजा है इस दुनिया में एनालिसिस ही करना। वो अपने जीवन का कभी एनालिसिस खुद नहीं कर पाए, वो दूसरों का पर बड़ी बखूबी से कर रहा है। ठीक है, तो मत करिए, खुद का कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे बारी बार पूछा गया है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो बी है ये आपके लीवर को प्रभावित कर देता है। किसको? लीवर को। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस जो बी है आपके लीवर को प्रभावित कर देता है, जिससे कि लीवर में सूजन एवं दर्द उत्पन्न हो जाता है। और ये एक वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? वायरस जनित। 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, जो आपका हेपेटाइटिस नामक बीमारी है ये कैसी बीमारी है? तो पहली ये वायरस जनित बीमारी है। कैसी? वायरस जनित बीमारी। ठीक है, किसको प्रभावित करती है? ये लीवर को। किसको? लीवर को। मानव शरीर में लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या हो जाता है? वायरस जनित बीमारी है, लीवर को प्रभावित करती है, और ये पाचन तंत्र इससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? पाचन तंत्र इससे प्रभावित हो जाता है। तो ये आप 3 फैक्ट इसमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, पीलिया। दोस्तों पीलिया के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं कि पीलिया आखिर क्या है। दोस्तों अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, नहीं याद है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। देखिए,
क्योंकि अब इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मल में पीला रंग जो होता है वो यूरोबिलिन के कारण होता है। अभी मैंने चर्चा करी यूरोबिलिन, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की कि जो मल है उसका पीला रंग यूरोबिलिन के कारण होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, हम क्यों इंपॉर्टेंट के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो दोस्तों ये पीलिया है, इस पीलिया की सबसे बड़ी बीमारी है कि जिस व्यक्ति को पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, ये पीलिया नामक बीमारी में व्यक्ति का पूरा जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर ही पूरा पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मानव शरीर ही पूरा पीला पड़ जाता है। जब मानव शरीर ही पूरा पीला पड़ जाता है तो रीजन क्या है कि पूरा मानव शरीर ही पूरा, आंखें आपकी पीली हो जाएंगी, पूरा जो त्वचा है आपकी पीली हो जाएगी। आखिर रीजन क्या है कि दोस्तों हमें पीला देखने को मिल रहा है, पूरी जो त्वचा है पूरी तरह से पीली हो जाती है? उसका एक रीजन है, समझिए। पीलिया में जो शरीर है पीला इसलिए हो रहा है कि अगर आपको याद होगा, अभी हमने बताया कि जो मल है आपका मल भी पीला होता है। किसके कारण होता है? यूरोबिलिन के कारण होता है। अब मेरी बात को समझना, जो आपका लीवर है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपका लीवर है ये किसका निर्माण करता है? तो आपने कहा सर ये लीवर जो है आपके पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। अगर आपको पाचन तंत्र याद होगा तो पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्त रस का निर्माण करने के पश्चात ये पित्त रस को किसे दे देता है? ये दे देता है पित्ताशय को कि भैया तुम एक काम करना, भोजन को छारी करते रहना क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। अब समझो, ये दोस्तों जो लीवर है ना, ये लीवर क्या करता है? जब पित्त रस का निर्माण करता है तो ये लीवर के पास एक और काम है। ये दोस्तों आरबीसी को, जो आरबीसी है आपकी, आपको याद होगा कि आरबीसी कब हम प्लीहा को कहते हैं? किसे कहते हैं? प्लीहा को। क्या कहते हैं? आरबीसी कब हम प्लीहा को कहते हैं? प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन को कहते हैं। किसको? स्प्लीन। स्प्लीन किसको कहते हैं? आरबीसी कहाँ मरती है मानव शरीर में? आरबीसी क्या होती है? बहुत सारे व्यक्तियों को समस्या होगी सर आरबीसी क्या है। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, है ना। और अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो केवल आप इतना याद रखिए कि आरबीसी कोई एक चीज होती है जो ब्लड में होती है। जब हम ब्लड वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब बता देंगे, है ना। बहुत सारे व्यक्ति नए हैं तो टेंशन बिल्कुल बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना है कि आपको आरबीसी क्या है, कि आप आरबीसी में पहुंच जाओ। केवल आपको इतना याद रखना है, आरबीसी ब्लड वाला टॉपिक है। ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो हम ब्लड वाले सेक्टर में इसको चर्चा करेंगे। अभी समझो, ये दोस्तों आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी मरती है कहाँ? प्लीहा में। और प्लीहा अर्थात स्प्लीन में मरती है। कहाँ मरती है? प्लीहा अर्थात स्प्लीन में मरती है। जब दोस्तों क्या होता है कि ये आरबीसी बहुत ज्यादा मरने लग जाती है। देखिए हर एक चीज का क्या है, एक नियति का काम है ना कि एक लिमिट में चीजें होनी चाहिए। पर अगर उस लिमिट से ज्यादा वो आरबीसी मरने लग जाएंगी, कहां पर मिलेंगी? प्लीहा अर्थात लीवर वाले हिस्से मरने लगेंगे। किसमें? लीवर वाले हिस्से मरने लगेगी। तो रीजन ये होगा कि लीवर क्या करता है? लीवर आपको पता है पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है? पित्त रस का निर्माण कर रहा है। और जब आपकी आरबीसी मरेंगी तो आरबीसी मरने के कारण जो बिलारुबिन है, क्या दोस्तों? बिलारुबिन है, ये बिलारुबिन जो है आपके इस पित्त रस में, कहां पर? इस पित्त रस में अत्यधिक मात्रा में जाता रहेगा। कहा जाता रहेगा? पित्त रस में अत्यधिक मात्रा में जाता रहेगा। और इस पित्त रस में जब अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन मिलता रहेगा, क्योंकि देखिए अभी आरबीसी एक नॉर्मल वे में मर रही थी, पर आरबीसी जब ज्यादा मात्रा में मरने लग गई तो मरने के पश्चात जो उनका वेस्टेड मटेरियल है, उस वेस्टेड मटेरियल को हम बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? आरबीसी के वेस्टेड मटेरियल को हम बिलिरुबिन कहते हैं। और वही बिलिरुबिन जो है लीवर क्या करता है? मारने के पश्चात पित्तरस बनाता है, पित्तरस को ही पूरा दे देता है। अब ये पित्तरस का रंग कैसा हो जाएगा? इस पूरा पित्तरस का रंग हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा दोस्तों? पीला रंग हो जाएगा। जब इस पूरे पित्तरस का रंग पीला हो जाएगा तो ये क्या करेगा? जो आपका पाचन है, इस पाचन में पित्तरस मिलता रहा और मिलते 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 पूरे शरीर का रंग धीरे 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 पीला पड़ता गया। तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। डॉक्टर को ये समझ में आ गया कि इस समय आपके शरीर में दो तीन चीजें गड़बड़ है। पहला क्या गड़बड़ है? कि जो पित्तरस है, इस पित्तरस में आरबीसी का जो तत्व है जिसे हम बोलते हैं बिलारुबिन, ये बिलारुबिन की मात्रा ज्यादा हो गई है। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर को एक बात और समझ में आती है कि बिलारुबिन क्यों मर रहा है, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें आरबीसी मर रही हैं। मतलब आरबीसी मर रही हैं तो एक बीमारी होती है जिसे हम मलेरिया कहते हैं। मलेरिया में आरबीसी कम हो जाती हैं, डेंगू में भी आरबीसी कम हो जाती हैं। तो रीजन है कि इससे ये पता चलता है कि मानव शरीर की जो आरबीसी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। और आरबीसी जब घट रही है तो आरबीसी मरने के पश्चात उसका जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल क्या है? बिलारुबिन है। और ये बिलारुबिन किस में जाता है? यकृत ने बिलारुबिन को किसको दे दिया? पित्ताशय की थैली को दे दिया, और पित्ताशय धीरे धीरे पाचन में छोड़ रहा है, इसलिए पूरे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। तो याद रखिए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि जो पीलिया है ये किसको प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों पीलिया मानव शरीर में लीवर को प्रभावित करता है।
किसको? लीवर को प्रभावित करता है। ठीक। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपका जो पीलिया है ये किसकी अधिकता से होता है? तो ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण? बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। और बिलिरुबिन क्या है? तो ये बिलिरुबिन दोस्तों आरबीसी की जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को हम बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। प्रियंका जी कह रही हैं सर ये अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और प्लीहा मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इस आपकी आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है ना। चर्चा करेंगे, टेंशन की बात नहीं। जो नए विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लें। देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों की खासियत होती है वो थोड़ा सा क्लास से आगे चलते हैं, कुछ लोग क्लास से बहुत पीछे चलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ बीमारियां, कुछ लोग पाचन में पढ़ रहे होंगे अभी, वो कल पहुंचेंगे वहाँ। कुछ लोग मैं पाचन पढ़ा रहा हूँ, मानव शरीर की संरचना पढ़ रहे होंगे, कुछ मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। टेंशन की बात नहीं है ना। साथ साथ चलोगे बढ़िया लगेगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन की बात नहीं सर। अंकुर जी कह रहे हैं सर पीडीएफ आपको बिल्कुल दे देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। अभी पहले समझ लीजिए। तो याद रहेगा किसको किसको प्रभावित कर रहा है? पीलिया किसको प्रभावित कर रहा है? मानव शरीर में किसको प्रभावित कर रहा है दोस्तों? लीवर को प्रभावित कर रहा है। और किसके कारण? तो देखिए लिखा हुआ है, बाहरी खान पान की गड़बड़ी या दूषित जल या भोजन से यकृत के द्वारा स्त्रावित पित्त रस में बिलिरुबिन की गड़बड़ी से पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। किसके कारण? बिलिरुबिन की गड़बड़ी के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों। दोस्तों एक है आपकी पथरी, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे। अगर आपको याद होगा पथरी के बारे में, कि पथरी मैंने बताया था कि कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सीलेट के छोटे छोटे कणों को मिलाकर पथरी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। तो पथरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पथरी किसकी बनी होती है? चाहे पथरी आपकी बनी हो किडनी में, मतलब जिसे हम वक्र कहते हैं, चाहे आपकी गॉल ब्लैडर में बनी हो, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की ही बनी होती है। आप लोग आर्ट से हो, साइंस से हो, इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है तो एग्जाम से निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अभी यहाँ पर ये थोड़ा होगा कि भैया हम आर्ट्स से हैं, मैथ्स से हैं, क्योंकि आपको सब पढ़ना है। अभी तो प्रीलिम्स है, मेंस में तो और अभी आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। दोस्तों ये निर्जलीकरण, सिंपल सी बात बताता हूँ, निर्जलीकरण कब होता है? जब आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब दस्त लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आप एक काम करिए, नींबू पानी पीजिए, ओआरएस लीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट बहुत होती है, दस्त में बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो डिहाइड्रेट मतलब हमारी बॉडी के जितने भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो आपको क्या होता है? ओआरएस पिलाया जाता है, और आप पीजिए ओआरएस को या नींबू पानी को पीजिए। तो याद रखिएगा जब आप ओआरएस को पियेंगे तो आपको हल्का नमकीन नमकीन सा लगेगा। ओआरएस आप पीते हैं ना तो हल्का नमकीन है, उसका रंग या उसका स्वाद मिलता है आपको। तो याद रखिएगा निर्जलीकरण का तात्पर्य होता है कि शरीर में जल के महत्वपूर्ण जो लवण है इसकी कमी हो जाती है, जिसे हम वाटर लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर लॉस, या इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपल सा डिहाइड्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, देखिए चित्र बना हुआ है कहाँ कहाँ से होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? त्वचा फटने लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है, जो आपकी हार्ट बीट हो तेज हो जाती है, सब चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए इसे क्या कमी है कि इसमें शरीर में जब आपका निर्जलीकरण होता है या डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। और शरीर में जब सोडियम की कमी होती है इस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोटीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोटीमिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जब आपके डिहाइड्रेशन में सोडियम की कमी हो जाती है शरीर में तो इसको हम बोलते हैं हाइपोनिटीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोनिटीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम हाइपोकैलीमिया के नाम से जानते हैं। तो सोडियम की कमी से हाइपोनेटीमिया और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया नामक समस्या देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोतीझिरा। क्या? मोतीझिरा है जिसे हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। मोतीझिरा मतलब यहाँ पर हल्के छोटे छोटे मोती जैसे दाने बनने लग जाते हैं, और या आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर हल्की जो आपकी यूरिन होती है उसमें भी हल्के हल्के मोती बनने लगते हैं। इससे पता चल जाता है इसे मोतीझिरा नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। अब याद रखिएगा जो आपका टाइफाइड है ये किसको प्रभावित करता है? सबसे पहली बात, टाइफाइड से आपकी छोटी आंत प्रभावित होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को हुआ भी होगा, है ना। टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड होता है गंदे दूषित जल को लेने से, मतलब आपने ऐसा पानी पी लिया जो कि बहुत क्या है? गंदा है। तो आपका छोटी आंत प्रभावित होगी दूषित जल के कारण। और इसमें जो आपका बैक्टीरिया है, पहली बात समझिएगा कैसी बीमारी है, तो ये आपकी जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु नुमा बीमारी के रूप में आप इसे कह सकते हैं। ठीक है,
क्या कह सकते हैं, जीवाणुनुमा बीमारी के रूप में। और किससे होती है, तो ये होती है सोलेनेमा टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा होती है, सोलेनेमा टाइफी के द्वारा देखने को मिलती है। टाइफाइड इसका दूसरा नाम है मोती झिरा। क्या प्रभावित होता है, मानव शरीर का छोटी आंत प्रभावित होती है। कैसी बीमारी है, बैक्टीरिया संबंधी बीमारी है जिसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। और किससे होती है, दूषित जल से होती है। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, सोलेनेमा, सोलेनेमा टाइफी। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बात को भी याद रखिएगा, इसमें भी 3 स्टार लगा लेना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दोस्तों हम बात करते हैं हैजा। बहुत खराब बीमारी, मतलब पहले ज़माने में हैजा जब किसी को हुआ करता था तो गांव के गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि गांव के गांव पूरे समाप्त हो गए। हैजा नामक बीमारी बहुत खराब बीमारी हैजा मानी जाती है। हैजा किसको होता है, देखिए जैसे बहुत ज़्यादा दूषित जो भोजन कर रहे हैं, मतलब एक जो मधुमक्खी है, ये होता है प्रॉपर तरीके से मधुमक्खी से। मान लीजिए कोई मधुमक्खी जो है कहीं पर वेस्ट मटेरियल डला हुआ है, मलाशय डला हुआ है, वहां पर बैठी हुई है, और वही मक्खी बैठ के आपके भोजन में बैठ जाए और उसी भोजन को आप कर लीजिए, वो बीमारी होती है हैजा। हैजा इतनी बुरी बीमारी थी दोस्तों, जैसे कालरा हो गया, खसरा हो गया, हैजा हो गया। जैसे वर्तमान में कोविड-19 है ना, आज़ादी के समय आपने हैजा संबंधी बीमारी सुनी होगी, जिससे पहले के ज़माने में गांव के गांव खाली हो जाते थे। मतलब इसकी कोई बीमारी ही नहीं थी, मतलब इसमें कोई इलाज था ही नहीं। इतनी खतरनाक बीमारी के रूप में आप इसे कह सकते हैं, मतलब इलाज उस जमाने में नहीं। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन बनने में 1.5 से 2 साल लग गए, ऐसे ही हैजा एक बहुत बड़ी बीमारी थी। याद रखिएगा, हैजा जो होता है बेब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इन दोनों बीमारी को आपको याद रखना है, पहला टाइफाइड और दूसरा हैजा। हैजा किससे हो रहा है, बेब्रियो कॉलरी नामक जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण आपको हैजा संबंधी बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी, हैजा संबंधी बीमारी। चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अपेंडिसाइट। अपेंडिक्साइड में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि जो पहला अपेंडिक्स हुआ करती थी, अपेंडिक्स किसके लिए हुआ करती थी, पहले आपके सेलुलोज का पाचन करने के लिए। किसका, सेलुलोज का पाचन करने के लिए। किसका पाचन करने के लिए, सेलुलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स हुआ करती थी, है ना। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपेंडिक्स दिख रही है छोटी सी, इसका अपेंडिक्स की इलाज हुआ करता था या ऑपरेशन हुआ करता था। ये दिख रहे हैं आप, छोटी सी अपेंडिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। समझिए अपेंडिक्स कहाँ होती है, अपेंडिक्स होती है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के सीकम भाग में उपस्थित होती है। ये एक ऐसा अंग है, पहले ही बता चुका था, ये एक अवशेषी अंग है जिसका हमारा वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है, जब पहले मानव पत्ता वगैरह खाया करता था, जब बहुत घास फूस का हम भी सेवन करा करते थे आदि मानव के युग में, तब हमारे लिए सेलुलोज इंपॉर्टेंट थी। आज अपन क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो आज सेलुलोज हमारे लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, मतलब जिसका हमें कहीं भी उपयोग नहीं करना है। ठीक है, देखिए लिखा होगा, प्राचीन काल में अपेंडिक्स जो है सेलुलोज के पाचन में जवाबदेह थी। जब मनुष्य जंगलों में रहकर फूल पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण करता था, परंतु मानव सभ्यता के विकास के दौरान, यहां पर लिखना हो जी, आग की खोज, आग की खोज के बाद मनुष्य ने आग में वस्तुओं को पकाकर भोजन प्रारंभ कर दिया, जिससे आज बड़ी जिससे आज इसका उपयोग है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सिंपल सी बात यह है, ये कहने की बात है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जब हम आदि मानव के रूप में थे तब हमारे लिए सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम घास पत्ती इन सभी चीज़ों का सेवन करते थे। तो घास पचाने के लिए या ऐसी पत्ती वगैरह पचाने के लिए, जैसे आज भी वर्तमान में देखिए लोग मूली खाते हैं तो मूली का पत्ता खा लेते हैं। ठीक है, आज उसका उपयोग हम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में यही भोजन हुआ करता था। पहले के ज़माने में गेहूं नहीं थी, पहले के ज़माने में चना नहीं था, सोयाबीन नहीं था। मानव सभ्यता को पढ़िए, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हमने कृषि को प्रारंभ किया। फिर जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ, फिर हमने भूज कर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। पर जब हम कच्ची चीज़ों को खाया करते थे तो ये सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जब हमने आग का आविष्कार हो गया, हर चीज़ को हम भूज पकाकर खाने लग गए, सेलुलोज का धीरे धीरे क्या हो गया, काम कम हो गया। तो आज भी हमारे लिए जो सेलुलोज है तो बॉडी में, पर क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों पाचन संबंधी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो हम आपको बता देते हैं। ये 2 बीमारियां हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंसरी। क्या बोलते हैं, डिस्टेंसरी। ये कफ युक्त मल है। कई बार आप देखिएगा कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो शरीर से बाहर जा रहा है, उसमें व्हाइट कलर का मल आने लगता है, मतलब कफ आने लगता है मल में। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में एग्जाम में देखने को मिला है। अम्बिका डिस्टेंसरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एंट अमीमा हिस्टोरिका क्या है।
एंट अमीबा हिस्टोरिका पहली बात तो एक प्रोटोजोआ है। कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ, अर्थात ये परजीवी के द्वारा बड़ी आंत में घाव होने के कारण होती है, जो कि मधुमक्खियों के जरिए पहुंचती है। किससे पहुंचती है? मधुमक्खियों के जरिए। किसको प्रभावित करती है? ये प्रभावित करती है आपकी बड़ी आंत को। किसको प्रभावित कर रही है दोस्तों? बड़ी आंत को। किससे फैल रही है? प्रोटोजोआ से फैल रही है। कौन सा अंग इसको मतलब प्रोटोजोआ में क्या फैला रहा है? एंट अमीबा हिस्टोरिका। क्या फैला रहा है दोस्तों? प्रोटोजोआ में एंट अमीबा हिस्टोरिका आप इसको फैला रहा है। क्लियर ना? तो इसको हम बोलते हैं अंबिका डिस्टेंसरी। बड़ी आंत में प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक बीमारी है एंट अमीबा हिस्टोरिका। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मधुमक्खियों के जरिए फैलती है। दूसरा बेसलरी डिस्टेंसरी, ये बैक्टीरियो के द्वारा भी फैलता है। तो दोनों चीजें आपको थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने लकवा सुना होगा, लकवा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कयाखंज। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने खेसरी की दाल को प्रतिबंधित कर दिया है। किसने प्रतिबंधित कर दिया दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने इस खेसरी की दाल को प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि दोस्तों ये खेसरी की जो दाल है ना, ये सेम जो आप नॉर्मल दाल खाते हैं ना, उसकी जैसे देखने को मिल रही है। ठीक है, और दुकानदार क्या करते थे? मिलावट कर देते थे। मिलावट इस प्रकार होती थी कि जो पैरों की मांसपेशियां हैं ना, इस सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती थी। जो मसल्स हैं पैरों की, मांसपेशियां इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती थी कि व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो पाता था, और इससे पैरों में लकवा जैसी बीमारी देखने को मिलती थी। कौन सी? लकवा संबंधी बीमारी देखने को मिलती है। तो आप देखते हैं ना, लकवा में क्या हो जाता है, कई बार हाथ ही काम नहीं करता, कई बार शरीर के एक भाग में पूरा लकवा मार देता है, कई बार पैर ही काम नहीं करता। तो लकवा का तात्पर्य होता है पैरालिसिस, जिसे हम बोलते हैं। उसका तात्पर्य होता है कि शरीर का एक भाग जो है उसमें सुन्न पड़ जाना, अर्थात झंझनाहट उत्पन्न रहना, अर्थात वो काम ही नहीं करता। वहां पर मानव का जो प्रवाह है, या जो हमारे न्यूरॉन जो एक्टिव रहते हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पैरालिसिस हो गया, किसी एक भाग में हो जाता है, कई बार पूरे शरीर में हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पालक और मेथी में क्या पूछ रहे हैं? अब स्पष्ट बोलिए। चलिए दोस्तों, एक होती है दोस्तों ड्रॉप्सी रोग। ड्रॉप्सी जो होता है, ये सरसों में मिलावट हो जाता है। जो सरसों का तेल होता है ना, इस सरसों के तेल में क्या कर देते हैं? धान की भूसी को मिला देते हैं। और सरसों के तेल में जैसे ही धान की भूसी को मिलाते हैं, आप उसको उपयोग करते हैं भोजन में, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप्सी नामक रोग। कौन सा रोग देखते हैं? ड्रॉप्सी। और इससे क्या होता है? इससे पैरों की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। एक हमने बताया लकवा, जो कि खेसरी दाल से होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बैन कर रखे रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा है ड्रॉप्सी रोग। ड्रॉप्सी रोग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरसों में हम किसकी मिलावट कर देते हैं? धान की भूसी की, और ये पैरों की मांसपेशियों के लिए इफेक्ट करती है। अब देखिए, हमारे लिए वर्तमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कहीं ना कहीं इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं। अब पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि लोग नब्ज देखकर शरीर का तापमान बता देते थे। नब्ज देखकर बता दिया करते थे कि दिल की धड़कन क्या चल रही है। नब्ज देखकर पेट की संबंधी बीमारी, आपने चरक, सुश्रुत, अरस्तु, इन सबको पढ़ा है। पहले ज़माने में बीमारियां भी नॉर्मल हुआ करती थी। आजकल बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के हमें उपकरण मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंडोस्कोपी। आप लोगों ने सुना होगा कि एंडोस्कोपी का तात्पर्य क्या होता है। कि एंडोस्कोपी में बता देता हूँ कि नॉर्मल होती कैसे है। एंडोस्कोपी में क्या होता है? जिस व्यक्ति की एंडोस्कोपी होगी, उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की एंडोस्कोपी सुबह 10 बजे होनी है। कितने बजे होनी है? सुबह 10 बजे होनी है। तो उस व्यक्ति को ये डॉक्टर पहले सलाह दे देता है कि भैया कल रात, मतलब अगर मान लीजिए 21 तारीख को एंडोस्कोपी होना है, मान 21 तारीख दिशा निर्देश दिया गया कि 21 तारीख को आपकी एंडोस्कोपी होगी, तो आपको जो 20 तारीख है, इस 20 तारीख को रात्रि में जब आप भोजन करेंगे, तो भोजन में दूध का सेवन नहीं करेंगे। किसका सेवन नहीं करेंगे? दूध का सेवन नहीं करेंगे। पहले ही आपको दिशा निर्देश मिल जाता है। 21 तारीख को जब आपकी एंडोस्कोपी होगी, तो उस समय आपको सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे उठकर आपको 1 गिलास खाली पानी पीना है। क्या करना है? खाली केवल पानी पीना है आपको। मात्र 1 गिलास आपको खाली पानी पीना है, और कुछ भी भोजन नहीं करना है कि पता चला कि समोसा खा के आ गए। कुछ भी नहीं खाना है, केवल आपको क्या करना है? 1 गिलास पानी पीना है। कब? 21 तारीख को। 21 तारीख को जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? आपकी एंडोस्कोपी करता है। एंडोस्कोपी में क्या होता है? आपको एनीथीसिया का इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन? एनीथीसिया। एनीथीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है।
इस एनीस्थीसिया के इंजेक्शन से आप क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब आप अचेत अवस्था में जाते रहते हैं। मतलब आप मेरे को देखेंगे तो आपकी आंखें बंद होंगी, खुलेंगी, आपका जो मस्तिष्क है आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जागृत अवस्था में तो रहेंगे पर आप उस समय बिल्कुल बेहोश की अवस्था में रहेंगे, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर आपकी क्या करता है, मुख से एक पाइप जैसी मशीन डालता है जिसमें कैमरा होता है, और वो कैमरा क्या है, आपकी बॉडी से मुख से नीचे की तरफ जाता है, छोटी आंत तक जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेट में कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि पेट में छाले तो नहीं है, पेट में कहीं घाव तो नहीं है, पेट में कहीं पेट के कैंसर तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंडोस्कोपी, इससे हमें पूरी तरह से पता चल जाता है। और हम जो कैमरा अंदर जा रहा है पाइप के माध्यम से, उसमें एक स्क्रीन में दिखता रहता है कि प्रॉपर शरीर के अंदर क्या है, और डॉक्टर एक चीज नोट करता रहता है हर चीज। इससे पता चल जाता है डॉक्टर को कि पेट के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, कहीं कोई छाला, घाव या कैंसर संबंधी कोई ऐसी बीमारी तो पनप नहीं रही। एंडोस्कोपी वर्तमान में हमारी सभ्यता या मानव सभ्यता के लिए एक वर्तमान परिदृश्य में कहा जाए तो एक वरदान है, जिससे है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को पता लगा सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान के रूप में साबित हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ ले कि एंडोस्कोपी क्या है, तो एंडोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए, एनेस्थीसिया का एग्जेक्शन देते हैं। दूसरा बात जो है, एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा, पेट एवं शरीर के आंतरिक अंगों से गड़बड़ी के अन्वेषण के लिए एंडोस्कोपी की जो तकनीक है, ये आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्यरत है। ठीक है, और एक बात मैं आपकी जानकारी बता देता हूँ कि भारत में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो पिता कहते हैं वो नरेंद्र कृपानी को कहते हैं। किसको, नरेंद्र कृपानी, नरेंद्र कृपानी को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पिता कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, किसे कहते हैं, नरेंद्र कृपानी जी को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न आपके। अरे आप लोगों ने एमपी वगैरह में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के रायसेन के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रमोद सर आपको पढ़ाएंगे। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पिता किसे कहते हैं, नरेंद्र कृपानी जी को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, दूसरा दोस्तों होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम इंग्लिश में प्रकाशी तंतु या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी की जाती है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। दूसरा दोस्तों एक्सरे है। एक्सरे के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब एक्सरे के बारे में सब जानते हैं कि एक्सरे में क्या होता है। हाँ, एक्सरे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप एक्सरे किसी हड्डी वगैरह का कर रहे हैं, ऐसी चीज़ का कर रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको स्पष्ट नहीं है कि वहाँ पर जो मशीन एक्सरे करेगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा या जो रिपोर्ट आएगी वो स्पष्ट होगी कि नहीं होगी, तो स्पष्ट करने के लिए जब हमें शरीर के किसी ऐसे भाग का एक्सरे करना रहता है जहाँ पर हमें इस बात की संशय हो कि जो रिपोर्ट आएगी वो क्लियर होगी कि नहीं होगी, उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, एक चीज़ करता है, वो आपको बेरिलियम पिलाता है। एक्सरे किरणों के लिए पूर्ण रोगी को बेरिलियम मील देते हैं। क्या देते हैं, बेरिलियम मील देते हैं, बेरियम सल्फेट दिया जाता है आपको। ये बेरियम सल्फेट क्या होता है कि आपके शरीर के जैसे अंदर जाता है तो आपको एकदम क्लियर कर देता है। जैसे किसी के अंदर जाए तो उसके अंदर जो फंसा वसा भोजन वोजन है उसको क्लियर करता जाएगा एकदम, बिल्कुल जैसे आप इनो को देखते हैं, जब इनो को आप ऊपर डालते हैं तो एकदम गुब्बारा सा बनता है, फिर नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार जैसे आप बेरिलियम मील लेते हैं, उसका घोल लेते हैं, व्हाइट कलर का रहता है, तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो भी भोजन पचा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और बिल्कुल एक्सरे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे हाथ का लेना है, कहीं का लेना है, या आपके पेट का वगैरह एक्सरे लेना है, तो बेरियम मील का उपयोग तब करते हैं जब हम कहीं ऐसी संबंधी बीमारियों का एक्सरे करते रहते हैं जहाँ पेट वगैरह हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों के अच्छे अवशोषक होते हैं और इनकी सहायता से पेट संबंधी चित्र अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हड्डी का करना है और हम बेरियम मील पे लेंगे, क्योंकि भाई हड्डी अलग है, हाथ का अलग है, हाथ की हड्डियों का एक्सरे करना है तो बेरियम मील क्यों लेना है। बेरियम मील तभी लेंगे जब हमें पेट का करना होगा, क्योंकि जो पेट में विभिन्न प्रकार के जो अवयव फंसे हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए और चित्र हमें दिख जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं अब कि एक्स किरणों की खोज किसने की है, तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों रोटरजन के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों की गई है, एक्स किरणों की जो खोज की गई है आपके रोटरजन के द्वारा की गई है। इस बात को याद रखेंगे। चले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फिर इसके बाद, तो चिकित्सा के मामले में एक चीज और है, लिथोट्रेप्सी। लिथोट्रेप्सी का तात्पर्य दोस्तों वर्तमान में आप देख रहे होगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है
कि पहले के ज़माने में हम पथरी वगैरह की कोई भी दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाती थी। आजकल पथरी भी बहुत बड़ी हो गई है। कहीं स्टोन आप देखते हैं, बहुत बड़ा स्टोन होता है। फिर आप देखते हैं कि उसकी रेडियो किरणों के द्वारा उसकी क्या होती है, सर्जरी होती है। आप लोगों ने सुना होगा, कैंसर में भी इलाज में ये होता है। तो रेडियोधर्मी समस्थैनिक जैसे कोबाल्ट 16 और गोल्ड 198 से उत्सर्जित गामा किरणों की सहायता से गुर्दे अर्थात किडनी की थैली में उपस्थित पथरी, पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीडेट के क्रिस्टल को सर्जरी के द्वारा या तो उसे तोड़ देते हैं, या तो उसको घोल देते हैं, या मेडिकल साइंस के द्वारा इस चीज को निकाल लेते हैं। इसे हम लिथोट्रॉसी के नाम से जानते हैं। अब मेंस में 3 नंबर में 3 मार्कर में लिखने को आ जाए तो आप बताओ कितने आप आराम से लिख सकते हो कि लिथोट्रॉसी में किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का। दोस्तों किसका, कोबाल्ट 60 का इसमें उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें गोल्ड 198 का उपयोग करते हैं। इस कहाँ उपयोग किया जाता है, ये आपकी पथरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो पथरी को बॉडी शरीर के अंदर ही तोड़ देगा, या तो उसको घोल देगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं लिथोट्रॉपसी। अब ये देखिए, ये जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, ये हाइब्रिड है। मतलब सिलेबस में देखेंगे लिखा है केवल पाचन, पर मैं पढ़ा रहा हूँ पाचन तंत्र की संबंधी बीमारियाँ, क्योंकि मुझे पता है ना ये कल आपका क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा। और खान जी सेंटर आपके लिए महान क्यों है, खान जी सेंटर इसलिए तो महान है क्योंकि जो दुनिया में लोग काम नहीं कर रहे वही खान जी सेंटर कर रहा है। इसलिए तो आपको यहाँ पे जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है वो दूसरों से बेहतर क्यों है, इसीलिए क्योंकि लोग केवल पाचन तंत्र पढ़ेंगे और हम पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां पढ़ेंगे। और कल मैं दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आज लगभग समय हो चुका है हमारा, और हम कल क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि वर्तमान में ये जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में हमारा वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पहुंच चुका है, ये वर्तमान में करंट का जो क्वेश्चन है। तो कल मैं 10 मिनट आपसे करंट लूंगा, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, और कल हम करेंगे डाइजेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्या तैयार है आप लोग, मजा आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखिए चीजें उनको ज्यादा अच्छे समझ में आती है जो एकदम शिद्दत पढ़ने वाले विद्यार्थी की एक सबसे अच्छी खासियत है, मैंने हमेशा देखा कि पढ़ने वाला विद्यार्थी एकदम सौम्य तरीके से पढ़ रहा है, क्लियर, और चीजों को समझ रहा है, प्रॉपर लिख रहा है, नोट कर रहा है, और उसी का एग्जाम निकलना है। क्योंकि देखिए 4-5 लाख लोग जब फॉर्म भरेंगे ना, तो अपनी वैल्यू जो 426 पदों में आपको बनानी है वो कैसे बनाएंगे, उसका रीजन यही है ना कि धैर्यता। और सिविल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है धैर्यता। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्यता है, सुनने की धैर्यता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आगे चलकर बहुत चीज़ें आपको सुननी है, समझनी है। तो आई थिंक आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और ये आप चित्र भी देख सकते हैं, इसका चित्र भी बना हुआ है, मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है लिथोट्रॉपसी क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर इतना बड़ा था, इसको छोटे छोटे तरीकों में, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया है। सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित दिखाई गई है। चलिए दोस्तों, कल हम करेंगे क्वेश्चन, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है, कल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, मजा आने वाला है। तो कल बिल्कुल समय पर आपको आ जाना है, 9 बजे, बिल्कुल इस क्लास को मिस नहीं करना है। और अपने दोस्तों तक की चीज़ें पहुंचानी है कि क्लासेस चल रही हैं, अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, खान जी सेंटर में अपना योगदान दीजिए। और आइए इस सफल यात्रा को आपके साथ, हमारे साथ मिलकर ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग इतना प्रेम स्नेह दे रहे हैं। धन्यवाद सभी को। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।